नमस्कार, जय हिंद। प्यारे दोस्तों, वो कहते हैं ना कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसलों से उड़ान होती है। लॉ स्प्रिंग अनीशम द्वारा एक ऐसी कहानी है जो ये बखूबी बयां करती है कैसे साहिब आलम और मुकेश अपने हौसलों की उड़ान से अपनी जिंदगी को बेहतर बना पाते हैं या फिर बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। तो आइए चलते हैं इस स्टोरी को मैं अच्छी तरीके से आपको सुनाता हूँ। और अगर आप इस चैनल पर आए गए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिए। इससे पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे मैंने जो इससे पहले वीडियो डाला था द लास्ट लेसन का, उसमें मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अमर यादव का, मीरा सिंह का, एहसास सिंह का, आयुष शर्मा का, सरिता चौहान का और सोनम मिश्रा का, जिन्होंने कमेंट किया और मुझे सपोर्ट किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही मेरी वीडियोस देखते रहिए और अपने आप को बेहतर करते रहिए इंग्लिश में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर की शुरुआत से। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले ही सबसे जो इसमें पोर्शन है, फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, वो है साहिब आलम। प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, साहिब आलम एक ऐसा लड़का जो कि कूड़े में कुछ ना कुछ खोजता रहता था अपने दोस्तों के साथ। तो अगर आप इस चैप्टर को शुरुआत में पढ़ेंगे लिखेंगे समटाइम्स, जिसमें अनीस जंग कुछ पूछती हैं तो साहिब आलम सबसे पहले जवाब देता है कि मुझे कभी कभी एक गार्बेज कूड़े में मुझे पैसा भी मिल जाता है, पैसे भी मिल जाते हैं, 1 रुपए मिल जाते हैं, तो मैं कूड़ा ढूंढता हूँ। साहिब आलम अपने बारे में बताता है। साहिब आलम एक लड़का है जो कि दिल्ली के सीमापुरी इलाके में रहता है। वो सीमापुरी वाला इलाका जो है वो बांग्लादेशी द्वारा है। वो बांग्लादेश के काफ़ी लोग वहाँ पर रहते हैं और वो वहाँ पर एज एन काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं। और साहिब आलम भी उनमें से एक है। उनके माता पिता वहाँ से आ चुके हैं, वहाँ के माइग्रेंट हैं। और वहाँ पर सीमापुरी इलाके में काफ़ी लोग जो हैं काफ़ी झुग्गी झोपड़ी, काफ़ी मलिन बस्तियों में रहते हैं। मतलब जो काफ़ी गंदा सा इलाका होता है। बच्चे कूड़ा बीनते हैं, माँ बाप अपने घर माँ बाप जो हैं वो और भी अदर काम करते हैं। तो होता ये है कि अनीस जंग अपने घर के बाहर कूड़ा बीनते हुए, यानी कि रैग पिकर्स यानी कूड़ा बीनने वाले कुछ बच्चों को देखती हैं और वो कहती हैं कि अरे तुम तो कूड़ा बीन रहे हो और क्या तुम स्कूल नहीं जाते? तो कहता है कि मैं स्कूल नहीं जाता क्योंकि मेरे आसपास कोई स्कूल नहीं है। तो साहिब आलम का ये जवाब सुनकर अनीस जंग कहती हैं कि कोई बात नहीं, अगर मैं स्कूल बनाऊं तो तुम आओगे? तो साहिब आलम बहुत खुश हो जाता है, कहता है हाँ जरूर आऊंगा भाई, आप स्कूल बनाएंगे तो। और उसके अगले ही दिन साहिब आलम अनीस जंग से पूछता है कि भाई आपका स्कूल बन गया? तो ये एक फनी बात हो जाती है और अनीस जंग को इस बात पे थोड़ी हंसी भी आती है और उन्हें थोड़ा शर्मिंदा भी महसूस होता है कि मैंने किसी बच्चों से ऐसे फॉल्स प्रॉमिस कर लिया है, झूठा वादा कर लिया। ऐसी स्टोरी है ये पूरी। अनीस जंग एक राइटर है और साहिब आलम एक कूड़े बीनने वाला, उसके बारे में काफ़ी विचार कर रही होती है। एक बार वो पूछती है कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते? तो अनीस जंग जब साहिब आलम से पूछती है, उसके साथ और भी लड़के होते हैं, उनकी उनकी टोली से जब ये प्रश्न किया जाता है कि आप चप्पल क्यों नहीं पहनते, तो एक लड़का जवाब देता है इसकी मम्मी अलमारी से चप्पल उतारती ही नहीं है। यहाँ पर अनीस जंग इस बात को टॉन्ट करते हुए कहती हैं कि टारगेट करते हुए ये लिखती हैं, ये बताती हैं कि भाई गरीबी ने इनको नहीं जकड़ा हुआ, इन्होंने गरीबी को जकड़ा हुआ है ना, कि ये उस चीज़ से ऊपर नहीं उठना चाह रहे हैं, यहाँ पर उठ नहीं पा रहे हैं, ये बड़ी समस्या का कारण है। और सीमापुरी के बारे में बताया जाता है कि सीमापुरी में काफ़ी लोग रहते हैं। सीमापुरी में ऐसी गंदी बस्तियां हैं और काफ़ी लोग वहाँ पर रहते हैं जो कि बांग्लादेश से माइग्रेंट है, वहाँ से आए हुए हैं। और क्योंकि बांग्लादेश में तूफान आया हुआ था तो 1971 के बाद ऐसी समस्याएं रहीं और वहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं 1971 के बाद वहाँ पर दिल्ली में आके सीमापुरी इलाके में आके बस गए हैं। ऐसी उन्होंने बातें बताई हैं। और भी इसमें कुछ खास पॉइंट्स ये हैं कि एक बार क्या होता है कि एक लड़का जो है उन्हीं के ग्रुप में से एक जूते पहनकर आता है जो कि एक जूता फटा हुआ होता है। तो पूछते हैं कि तुमने कहाँ से लिए? तो क्योंकि अनीस जंग को ये मालूम होता है कि ये जूते कहीं ना कहीं कूड़े से उठाए हुए हैं, लेकिन वो लड़का ये कहता है कि ये जूते मुझे किसी ने दिए हैं। तो वो शर्माता है ये सारी बातें बताने से। उन्हें एक उडीपी की कहानी याद आती है। उडीपी कर्नाटक में एक जगह है उडीपी, उसकी कहानी याद आती है। जब जूतों की बात आती है तो अनीस जंग को एक बात याद आती है कि उडीपी में एक ब्राह्मण था, है ना, उसका एक पुत्र था
वो क्या करता था, वो हमेशा जूतों के लिए भगवान से प्रार्थना किया करता था। और 30 साल बाद जब जब उन्हें पता लगता है कि उसी मंदिर के इलाके में, देखो ऐसा होता है कि अनीश इनको कोई कहानी बताता है, तो वो व्यक्ति कहता है जब मैं 30 साल बाद उस मंदिर में गया तो मैंने देखा कि उस बच्चे की, अब ये जो पुजारी का लड़का जो भगवान से कहता था कि भाई मुझे एक जोड़ी जूते दे दो, अब ये पुजारी का लड़का बड़ा हो चुका है, अब इसका लड़का पैदा हो चुका है कोई दूसरा, और वो अब छोटा है, वो स्कूल जाता है, लेकिन उसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं। तो इस कहानी के माध्यम से वो व्यक्ति अनीश जन को ये बताना चाह रहा है कि देखो जनरेशन बाय जनरेशन डेवलपमेंट हुआ, लेकिन साहिब आलम की कहानी में जनरेशन बाय जनरेशन कोई डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला। यानी कि परिवर्तन करना चाहिए, यानी कि गरीबी से उबरना चाहिए, है ना। वहाँ पर अब ऐसी समस्याएं उस चैप्टर में दिखाई गई हैं, अच्छे से समझाई गई हैं। उडीपी की कहानी बहुत ही अच्छी कहानी जो कि एग्जाम्पल देती है कि समस्याएं जो होती हैं, अगर एक जनरेशन के पास आई है, मान लीजिए कि मैं हूँ, अगर मैंने किसी समस्याओं का सामना किया है तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे जो बच्चे हैं आगे इन जनरेशन की उन समस्याओं का सामना करें, उन प्रॉब्लम्स को फेस करें। तो वही उडीपी की कहानी दर्शाती है। और ये कहानी अनीश जैन को तब याद आती है जब ये देखती हैं कि ये फटे हुए जूते पहनकर आए हैं और उन्हें जूते पहनना अच्छा लगता है। और यहाँ तक कि साहिब आलम ये भी बताता है कि एक पार्क में लोग झूला झूलने जाते हैं, वहाँ का चौकीदार इन्हें झूला झूलने देता है जब जब वहाँ पर कोई नहीं होता। ये सभी वृतांत पूरा इस कहानी में विश्लेषण है, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है इस कहानी में। इन द लास्ट, अब स्टोरी के लास्ट में क्या होता है उसके बारे में बता देता हूँ। देखो लास्ट में होता ये है कि अनीश जंग कहीं जा रही होती, कुछ महीनों से साहिब आलम नजर नहीं आया होता है। तो अनीश जंग कहीं जा रही होती है, वो देखती कि साहिब आलम के हाथ में एक टीन का कनस्तर है, उसमें चाय है, और उस चाय से अब वो कहीं पे किसी चाय की दुकान पर काम करने लग गया है और उस चाय से उसकी कमाई होती है। और अब वो अपना मास्टर नहीं रहा है, यानी अब वो साहिब आलम इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। तो अनीश जंग के लास्ट सेंटेंस ये होते हैं कि साहिब आलम इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। तो क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि वो जब कूड़ा बीनता था तो वो बहुत फ्री था, बहुत आज़ाद था। वो जो चाहता था वो कर सकता था, वो जहाँ जाना चाहता था वहाँ जा सकता था। लेकिन अब ये चाय के स्टॉल पे काम करने लगा है, यहाँ पर इसे 800 रुपये मिलते हैं, 2 टाइम का खाना मिलता है, तो ये इसके लिए पर्याप्त है। लेकिन ये अभी बंद गया है और ये अपना खुद का मास्टर नहीं रहा है। इस बात का अनीश जंग को काफ़ी दुख होता है। और ये जो चैप्टर है पार्ट 1 लॉस्ट स्प्रिंग का यहीं पर ही समाप्त हो जाता है, बहुत ही अच्छी कहानी के साथ। तो इसमें बताया गया है, लेकिन जो दूसरी कहानी है वो ज़्यादा बेहतरीन है। वो कहानी मेरे जो सबसे पहला मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई, जैसे कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो वही कहानी मैंने इसमें बताई थी। वो मुकेश से रिलेटेड है, वो भी हम देखेंगे। प्यार दोस्तों, आप वीडियो देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए, और कमेंट में ये जरूर मेंशन कीजिए कि आपको 12th में कहाँ पर दिक्कत आ रही है अपने इस सब्जेक्ट में, आप क्यों नहीं स्कोर कर पा रहे 90+। ये एक आपके लिए एक समस्या का कारण है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके साथ। तो आपको इसको अगर आप इसको सॉल्व करना है तो मैंने इसके रिलेटेड लेक्चर्स भी डाले हैं, इसके रिलेटेड वीडियो डाले हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक ठाक कीजिए। कमेंट में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए ताकि मैं आपकी सही प्रॉब्लम्स का सही तरीके से सॉल्यूशन दे पाऊँ। ठीक है दोस्तों, तो अब हम मुकेश वाली कहानी सुनते हैं। मुकेश वाली कहानी के समराइजेशन देखते हैं कि क्या मुकेश की कहानी क्या कहती है। क्या होता है कि अनीश जंग जब मुकेश से मिलती हैं तो कहानी की शुरुआत में अनीश जंग पूछती हैं कि क्या तुम क्या बनना चाहते हो, तो कहता है मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद कहती कि मैं गाड़ी, वो मुकेश कहता है कि मैं गाड़ी भी चलाना चाहता हूँ। तो और कहानी के अंत में अनीश जंग मुकेश से पूछती क्या तुम एरोप्लेन भी चलाना चाहोगे, तो वो ये कहता है, मुकेश ये कहता है कि फिरोजाबाद में एरोप्लेन नहीं उड़ते। फिरोजाबाद में, ये कहानी फिरोजाबाद की मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो सुनिए फिरोजाबाद का नज़ारा कैसा होता है। फिरोजाबाद एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर घर से धुआं निकलता है। कांच का एक बहुत इलीगल काम होता है, क्योंकि कांच को कलेक्ट करना फिर मोल्ड करना एक तरीके से इलीगल है, पर फिर भी किया जाता है। लोग अपनी जीविका इसी से चलाते हैं। चूड़ियाँ बनती हैं, चूड़ियों को बनाया जाता है वहाँ पर, और बच्चे जो कम उम्र के बच्चे होते हैं वो उन चूड़ियों को वेल्ड करने का या बनाने का काम करते हैं, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि
जो भट्टी का धुआं और भट्टी की जो रोशनी होती है और जो चमकता हुआ कांच होता है वो उनके शरीर को, उनकी आंखों को प्रभावित करता है, जिससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, जिससे कि उनकी आंखें डल हो जाती हैं और वो अंधे भी हो जाते हैं। बहुत कम उम्र में वो उनका शरीर कमज़ोर हो जाता है। ये सारी समस्याएं हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पर देखने को मिलती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी फिरोज़ाबाद में बैंगल मेकिंग का काम बहुत ज़ोर शोर से चल रहा होता है, क्योंकि ये लोगों के लिए सर्वाइवल का मेथड होता है। मुकेश भी उन्हीं परिवार में से एक होता है, और मुकेश के घर में 5 सदस्य होते हैं, जिसमें से पहला मुकेश होता है, दूसरा उसके पिताजी, तीसरा उसका भाई, और चौथी मुकेश की दादी जी, और 5वीं सदस्य होती है मुकेश की भाभी, जो कि एक कम उम्र की महिला है और जिसकी अभी अभी शादी हुई है। तो ऐसा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन हमें देखने को मिलता है। अनीस जंग जो कि राइटर है, वो मुकेश के घर भी जाती हैं और वो देखती हैं कि बहुत सारी गलियों में, अंधेरी गलियों में घूमते हुए और छोटी छोटी गलियों में, गंदी गलियों में घूमते हुए जब आगे बढ़ती हैं, वो देखती हैं उन्हें मुकेश का घर मिला होता है। तो मुकेश का जो घर होता है वो भी इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन हाँ आधी छत होती है, जैसे हम कह सकते हैं कि हाफ लेंटर होता है, उस छत पर आधी छत बनी होती है। और मुकेश की दादी अनीस जंग से कहती हैं कि ये हमारे कर्मों का फल है, इट्स अवर कर्मा, ये हमारे कर्मों का फल है जो हमें मिला है। और मुकेश के जो पिताजी हैं वो ये कहते हैं कि अनीस जंग से कि मैंने कम से कम छत बनवा ली, ये मेरे लिए बड़ी सुख की बात है कि मेरे सर पर एक छत है। और मुकेश की ये सब बातें मुकेश के परिवार द्वारा जब सुनी जा रही थी, तो अनीस जंग नोटिस करती हैं तो जो घर की जो बहू है, यानी कि वो जो कम उम्र की लड़की, उसने पर्दा किया हुआ है, वो सब्जियां काट रही है और चूल्हे पर कुछ बन रहा है, और उसके ऊपर घर के 4 सदस्यों की जिम्मेदारी है, ऐसा वो उसमें लिखती हैं। व्हील एक शब्द इसमें मेंशन किया गया है, VEIL, व्हील मतलब होता है घूंघट, है ना। और ये सारी चीज़ें अनीस जंग वहाँ पर बता रही हैं, वहाँ का पूरा एक्सप्लेनेशन दे रही हैं। अनीस जंग एक नज़ारा देखती हैं कि एक छोटी बच्ची एक बूढ़ी औरत के पास, ये बूढ़ी औरत ये मुकेश की दादी नहीं होती, कोई और होता है, एक छोटी सी बच्ची बूढ़ी औरत के पास बैठी होती है। तो अनीस जंग दूर से देखकर विचार कर रही होती है, उनके मन में ये थॉट्स आते हैं कि ये जो लड़की ये चूड़ियाँ जोड़ रही है, जो काम कर रही है, क्या इसको इसका सुहाग का मतलब पता है कि ये सुहाग की निशानी होती है, एक दिन इसकी भी मांग सजेगी, एक दिन ये इसको भी ये चूड़ियाँ पहननी पड़ेंगी, है ना। लेकिन फिर उसके बाद जब उन लोगों से वो अनीस जंग बात करती है, तो वहाँ जो बुढ़िया बैठी हुई होती है या फिर वो ओल्ड वुमेन बैठी होती है, वो ये कहती है एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, यानी कि उस बुढ़िया का जीवन इतने कष्टों में बीता है कि उसने कभी भी जिंदगी भर पेट भर के खाना नहीं खाया, यानी मतलब कि 1 टाइम खाना पेट भर के नहीं खाया। तो ऐसा भी जीवन वहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है, और समस्याएं इसके साथ बहुत सारी। फिर उसके बाद मुकेश के पिताजी से अनीस जंग की खास मुद्दे पर बात होती है। अनीस जंग कहती हैं कि आपको एक जो है कॉपरेशन बनाना चाहिए, एक मतलब एक संगठन बनाकर काम करना चाहिए। लेकिन मुकेश के पिताजी कहते हैं कि संगठन कैसे बनाएं, इसमें तो कई नेता लोग हैं, कई पॉलिटिशियंस हैं, कई जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं जो परेशान करते हैं और वैसा करने नहीं देंगे। अगर संगठन बना के चलेंगे तो इलीगल वर्क है, तो बच्चों से काम नहीं करा पाएंगे और हमें कांच भी प्रोवाइड नहीं होगा। इसके अलावा हमें अगर हम संगठन बना के चलेंगे तो फ़ायदा तो होगा कि हमें ये चूड़ियाँ ये अच्छे दामों में जाएंगी, लेकिन हमें लोग संगठन बनाने नहीं देंगे। अनीस जंग कहते हैं अगर आप संगठन बनाएंगे तो चूड़ियाँ अच्छे दाम में जाएंगी, अभी आपको चूड़ियों के लिए कम दाम मिलते हैं, आपकी गरीबी नहीं हटेगी। लेकिन अगर आप संगठन बनाकर काम करेंगे, कॉपरेशन बनाकर सहयोग तरीके से काम करेंगे, तो आपको जो है अच्छा पैसा मिल सकता है। लेकिन वहाँ पर अनीस जंग को भी समझ में आ जाता है कि ये एक काम टोटली इलीगल है, क्योंकि हमारे भारत के संविधान के अनुसार 14 साल से कम उम्र के का कोई अगर बच्चा है तो उससे हम डेंजरस काम नहीं करवा सकते। हाँ, अगर वो चाहे तो किसी ठेले या ढाबा पर काम कर सकता है, वहाँ पर बर्तन धो सकता है। 14 साल से अबव का बच्चा 14 साल से अबव का बच्चा ये काम कर सकता है। 14 साल से नीचे का तो बच्चा कोई भी काम उसके लिए वो चाइल्ड लेबर में आएगा। 14 साल से अबव काम डेंजर नहीं होना चाहिए, और 18 साल से अबव कोई भी काम कर सकता है। 18 साल से नीचे का कोई भी बच्चा काम तो कर सकता है, लेकिन डेंजर काम नहीं कर सकता है। और सीमापुरी में तो 10-10 साल के बच्चे भी भट्टी में काम करते हैं, जो कि पूरी तरीके से इलीगल है। और ऐसी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं, ऐसे फिरोजाबाद में ये सब हमें देखने को मिलता है।
तो एट लास्ट पॉइंट में ये आता है कि ये कहानी के अंत में ये बात निकल कर आती है कि अनीस जब पूछती हैं, फिर से एक बार मुकेश से पूछती हैं कि क्या तुम क्या बनना चाहोगे, मोटर मैकेनिक? तो कहता है हाँ मैं गाड़ी चलाना भी चाहूँगा और मैं मोटर मैकेनिक भी बनना चाहूँगा। तो अनीस जब कहते हैं क्या तुम एरोप्लेन उड़ाना चाहोगे? तो मुकेश कहता है कि नहीं, मैं एरोप्लेन नहीं उड़ाना चाहूँगा क्योंकि फिरोज़ाबाद में ज़्यादा एरोप्लेन नहीं उड़ते हैं। लेकिन इसका एक सपना है, मुकेश का एक सपना है कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आगे बढ़ूँ और कुछ करूँ, है ना, मैं इस माहौल से कुछ निकल कर कुछ बनूँ, है ना। और इसी वजह से मैंने ये बात कहता हूँ कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक उसी तरीके से ही चैलेंजेस लाइफ में सभी के होते हैं, लेकिन एक विजन होता है कि हाँ हम ये कर सकते हैं। अगर विजन भी होता है तब भी आप ये समझ लें कि आगे बढ़ ही रहे हैं आप। देखिए प्यारे दोस्तों, काम करने को भी काम नहीं कहते, माफ कीजिए, काम के बारे में सोचने को भी काम नहीं कहते, काम के बारे में प्लानिंग करने को भी काम नहीं कहते, काम करते रहने को भी काम नहीं कहते। जब काम खत्म हो जाता है तब उसको काम कहते हैं। तो आपकी जो स्टडी है वो भी कुछ ऐसी ही है। आपको अपनी स्टडी को बेहतर करने के लिए आपको हर एक प्लानिंग और एग्जीक्यूशन सही तरीके से करना पड़ेगा। अब आप छोटे क्लास के बच्चे नहीं रहे, अब आप 12वीं में आ गए हैं, और 12वीं में आ गए हैं तो आपको अपने अपने काम के प्रति बहुत जिम्मेदार होना पड़ेगा। और चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश, या फिर अकाउंट, इको, बीएसटी, या फिर आपकी या पॉलिटी या इकोनॉमिक्स, कोई भी ऐसे सब्जेक्ट हो, उनमें आपको प्लानिंग और परफेक्शन दोनों का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, और रिवीजन का भी काफ़ी यूज़ करना पड़ेगा, जिससे आपके सब्जेक्ट बेटर बन पाएंगे। तो लॉट्स ऑफ कंसर्न, लॉट ऑफ थिंग्स, आप अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए। और समरी मैंने बता दी है, इसके अलावा आप क्वेश्चन आंसर भी पढ़िएगा तो आपको बहुत हेल्प होगी। तब तक के लिए देखते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।